खुशियों पे किसी एक का अधिकार नहीं है, खुशियाँ सबके लिए होती हैं। उसको कितने लोग उनके साथ सेलिब्रेट करते हैं, कितना एंजॉय करते हैं, तो ये अपने आप में आकांक्षा स्कूल जो है एक बड़ा ऐसा संस्थान है जहाँ पे हम देखते हैं कि सारे लोग, सारे बच्चे, हमारे साथ सुबोध सिंघानिया जी हैं जो हमारे CMD हैं। तो आज हम लोग यहाँ पर सबके साथ खुशियाँ शेयर करने आए हैं और वार्षिक समारोह है, तो एक अवसर है कि हम इनके बीच भी हैं और इनकी खुशियों के साथ इनके नाच गाने में हम शामिल हैं। तो हम देखेंगे कि अलग अलग लोग किस तरह से रिएक्ट कर रहे हैं। देखिए, मैं चाहूँगा मेरे कैमरामैन इधर पूरे बच्चों को दिखाएं कि किस तरह से जो है ये अपनी खुशियाँ का इजहार कर रहे हैं। और हम उन टीचर को भी सलाम करते हैं जो इन बच्चों के साथ में इनकी खुशियों को साझा कर रही हैं। मैं ये आपसे जानना चाह रहा हूँ कि ये जो आप इनके साथ खुशियाँ साझा कर रही हैं, ये कितने मतलब प्रैक्टिस करा के करती हैं कि कितने दिन का है? अच्छा, कितने दिन की मेहनत है ये? तकरीबन 1 महीना। 1 महीना। और ये हर साल करते हैं इस तरह से कि बीच बीच में कब करते हैं? अच्छा, जैसे बच्चों को पहले बताना पड़ता है कि आप क्या कर रहे हैं। अच्छा, तो ये जो बच्चे हैं मतलब बाकी बच्चों से थोड़े अलग हैं, तो ये अपनी खुशियों को, अपने बाकी चीज़ों को कैसे शेयर करते हैं? हम उनके साथ शेयर करते हैं सर, तो खुश होते हैं। हम उनके साथ डांस करते हैं, उनके साथ खुशियों को बांटते हैं कि हम बोलते हैं डांस करो, आज खुशी का दिन है तो आपको डांस करना है। मैम, ये बच्चों को आप लोग संभालते हैं, कितना टफ रहता है और कैसे कम्युनिकेट करते हैं और किस तरीके से? बहुत प्यारे रहते हैं, मतलब आप दिल से संभालना चाहो तो ये बच्चे पूरे समझ के चलते हैं, बहुत अच्छे से चलते हैं बच्चे। चलिए, हमारे बीच हमारे CMD भी पहुंचे हैं और CMD पहुंचे हैं, उनसे भी बातचीत करेंगे। सर, आज आप यहाँ पहुंचे हैं क्योंकि हम लोग खुशियाँ बांट रहे हैं और एक अच्छा काम भी कर रहे हैं, तो कैसे देखते हैं? क्योंकि ये बच्चे मंदबुद्धियाँ विक्षिप्त हैं, कैसे आप स्प्रेश कर सकते हैं? बहुत सौभाग्य की बात है कि इनको आकर के मैं व्यक्त नहीं कर सकता, इतनी खुशी हो रही है। वाकई रियल में लाइफ में अगर ऐसा अच्छा काम हम करें, हमारा चैनल, हमारा सिंघानिया बिल्डकॉन परिवार, ये खुशी बच्चों को देख करके मन में ऐसा लग रहा है कि मुझे बहुत देर से यहाँ आने का मौका मिला और इनकी सेवा और भाव और इनके बच्चों में जो आंखों में खुशी देख रहा हूँ, उसकी जो चीज़ें हैं मैं वर्णन नहीं कर सकता। मतलब इन बच्चों की खुशी आंखों पे जो देख रहा हूँ, मैं ऐसा अपने लाइफ में पहली बार बहुत से कार्यक्रम में गया हूँ, पर इन बच्चों को डांस करते हुए, खुशी करते हुए, खुश होते हुए जो देखने में जो आनंद आ रहा है, तो मैं समाज में ये मैं बोलूँगा कि आप लोगों के पास जब भी ऐसा मौका मिले, आप लोग अपना समय निकाल कर ऐसे कार्यक्रम में ऐसे बच्चों के पास जरूर आएँ, मिले। अपने बर्थडे पार्टी, एनिवर्सरी, जब भी ऐसा आपको मौका मिले, एक बार यहाँ करके इन बच्चों के साथ मिले, इनको अपनापन, अपना परिवार लगेगा। जी सर, हम लोग खुशियाँ भी बांट रहे हैं और एक अच्छा काम भी हमने शुरुआत किया, हमारे MD सर ने शुरुआत किया है, तो ये इसके मार्फत क्या मैसेज देना चाहते हैं? और आज हम लोग यहाँ पहुँचे हैं, ये आप देख सकते हैं किस तरीके से बच्चे हैं यहाँ झूम रहे हैं, खुशियों से झूम रहे हैं और इनका आज 30 साल का वो सफ़र जो है वो भी पूरा हुआ है। मुझे आने के बाद मालूम चला कि 30 साल हो गया। के नायक जी के द्वारा 30 साल से रन कर रहे हैं और जितने मैडम हैं, एक एक बच्चों का जिस ढंग से ध्यान रख रही है और एक अच्छा काम की शुरुआत हर्षित सिंघानिया जी के द्वारा किया गया। समाज में एक मैसेज देने के लिए, हम अपनी खुशी के लिए तो जीते हैं, दूसरे के खुशी के लिए जीना भी एक बहुत बड़ी बात है। तो हमें अपनी खुशी के लिए नहीं, दूसरे को खुशी के लिए जीना एक बहुत बड़ी बात है। तो जब भी आपको मौका मिले, आपके एनिवर्सरी में, शादी में, बर्थडे में, एक बार इन बच्चों से ज़रूर मिले। आ करके यहाँ पर रायपुर में बहुत से संस्थान हैं, यहाँ पर ऐसे जगहों में आए, ये अवंती विहार में हम लोग पहुँचे हैं, 30 साल आज ये हुआ है, सेलिब्रेट कर रहे हैं और इनके मैडम और बच्चों के आँख में जो खुशी देखने मिल रही है, बहुत ही आनंद और बहुत ही सौभाग्य। मैं बोलता हूँ भगवान ने मुझे यहाँ भेजा, मुझे बहुत खुशी हो रही है। तो ये हमारे साथ सुबोध सर जुड़े थे, एशियन न्यूज़ के CMD हैं और कैमरा पर्सन को बोलूँगा कि एक बार इधर घुमाएं और देखें इन बच्चों के मस्ती को आप अनुभव करिए। सिर्फ
तो यहाँ आप खुशियाँ मनाने आए, क्या करने आए? 30 ईयर हो गया है तो उसको सेलिब्रेट करने आए हुए हैं। तो अभी सब लोग सेलिब्रेट करने आए। मैम आप यहाँ टीचर हैं, ये भी स्टूडेंट है, तो कैसे आप किस तरीके से सेलिब्रेट कर रहे हैं? ये देखिए ना, ये सारा सेलिब्रेशन ही है, बच्चों ने बहुत मेहनत की है इसके ऊपर और कई दिनों से प्रैक्टिस पर हैं बच्चे और उसका रिजल्ट आप देखिए वहाँ, इतना अच्छा बच्चों का परफॉर्मेंस, एकदम माइंड ब्लोइंग। तो देखिए इन बच्चों को देखने के लिए आपको दिल को खुश करना पड़ेगा, दिल को साफ करना पड़ेगा, तब जाकर इन बच्चों की खुशी को आप महसूस कर सकते हैं, इन बच्चों की खुशियों में शिरकत कर सकते हैं। क्योंकि इनको समझने के लिए आपको बच्चा ही बनना पड़ेगा, बच्चों के साथ कम्युनिकेट करना पड़ेगा। और यहाँ के जो टीचर हैं उनको मैं सलाम करता हूँ। ये आप देख सकते हैं किस तरीके से उनके साथ, बच्चों के साथ कम्युनिकेट करते हैं। हर एक पल माँ के बाद अगर वो एक टीचर ही हैं जो इनको कम्युनिकेट। मैम किस तरीके से बच्चों के साथ आप लोग खुशियाँ बांटते हैं, किस तरीके से मनाते हैं? यही बच्चों को एंजॉय करना बहुत पसंद है, तो हम लोग पढ़ाई के साथ साथ एंजॉय भी करवाते हैं बच्चों को, ताकि उनको भी मन लगे पढ़ाई में और एक्टिविटी के थ्रू उनको भी एंजॉय करने का मौका मिलता है। देखिए यूं ही नहीं कहा गया है कि माँ के बाद जो टीचर है वो बच्चों को संभालती है। तो आज यहाँ ये देखने को मिल रहा है, कई लोग और हैं जो कहीं ना कहीं आज इसको सेलिब्रेट कर रहे हैं, क्योंकि ये पूरे 30 साल का सफ़र है। आप लोग किस तरीके से बच्चों को देखते हैं, उनके साथ कम्युनिकेट करते हैं, और आज आप लोगों को कितना खुशी हो रही है बच्चों को ऐसे झूमते हुए देखकर? बहुत खुशी हो रही है बच्चों को ऐसे देखते हुए, और ये तो हमारा सौभाग्य है कि बच्चे को हम ये सब करा सकते, जो नहीं कर पाते हम उसके जो भी बन पड़ता है उसके हिसाब से हम लोग ये अच्छे से करते हैं। तो खुशियाँ बांट रहे हैं, और इससे बड़ी खुशी और कुछ नहीं हो सकती है जब ऐसे बच्चे खुश हों, ऐसे बच्चे जब डांस करें। और मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ये बच्चे स्पेशल हैं, ये बच्चे वाकई में उस भगवान का, उस अल्लाह का देन है जो यहाँ आए हैं और सभी को आज स्पेशल फील करवा रहे हैं। आप भी कहीं अगर ऐसे बच्चे से पेश हो, आप कभी मिलें तो उनके साथ अच्छे से पेश आएँ। आज हमारा ध्येय यही है कि इनके पास आएँ, इनको समझें और आप तक इनको और अपने चैनल के माध्यम से आप तक लाएं, ताकि आप भी कहीं ना कहीं इनके तक आएँ और इनके साथ खुशियाँ मनाएं। तो मैं ये आप लोगों से, कुछ लोगों से जो ट्रेनर हैं उनसे जानना चाहता हूँ कि आप लोगों को किस किस तरह की चुनौती आती है, माता पिता के मन में किस तरह के भाव होते हैं, और वो बच्चे बाद में माता पिता जो ट्रेनिंग ले लेते हैं उनके साथ वो किस तरह से अपना एक सामंजस्य स्थापित करते हैं। तो मैं, जो कुछ लोग हैं मेरे पुराने मित्र भी यहाँ पे मुझे मिले, तो एक अच्छा लगा कि ये जो है यहाँ पर हम आकांक्षा में आए हैं, और आकांक्षा में इतना बढ़िया काम हो रहा है, और ये कोई काम मामूली नहीं है। हम अपने घर में, अपने घर के किसी बुजुर्ग की देखभाल करने में पीछे हट जाते हैं, कोई कमज़ोर होता है उसकी देखभाल करने में पीछे हट जाते हैं। हमारे देश में जितने मुकदमेबाजी चल रही है वो परिवार के बीच में, आस पड़ोस की मुकदमेबाजी कम है, भाई भाई के खिलाफ कर रहा है। ऐसे में यदि बहुत सारे लोग मिलके, जिनसे उनको कुछ हासिल नहीं होना है, पर वो कहीं ना कहीं उनके भीतर एक मानवीयता है, संवेदनशीलता है, एक मनुष्यता है, इसके लिए वो काम कर रहे हैं, इसलिए हम आपके बीच में आए हैं। तो मैं अपने सहयोगी इम्तियाज़ से कहूँगा कि वो मेरे कुछ लोगों से जो कुछ कहना चाहते हैं, कोई भी आदमी कुछ कह सकता है, आप अपना हाथ खड़ा करें, हमारे साथी आपके पास आएंगे। हम आपसे, आपके माध्यम से हम बहुत सारे लोगों तक, बहुत सारे लोग बहुत कुछ करना चाहते हैं पर उनको समझ में नहीं आता कि कौन सा प्लेटफॉर्म है, किस तरह से करें, किससे मिलें, क्या हम भी कुछ कर सकते हैं, ऐसा बहुत सारे लोगों के बीच में जज्बा होता है। तो मैं चाहूँगा कि आप में से कुछ लोग जो हैं वो यहाँ पर बातचीत का सिलसिला शुरू करें। तो साहू जी आओ, ये हमारे पुराने दोस्त हैं, बहुत सालों के बाद मिल रहे हैं हम लोग। ये बोलिए। अब बोलना क्या है इसमें, तो हमारे जो नायक साहब हैं आज से 30 साल पहले, और भाभी जी जो हैं ये 30-32 साल पहले हमारे क्लब के जो बहुत समर्पित मेंबर्स हैं, जैसे डॉक्टर साहब हैं और भी एन डी अग्रवाल जी हैं, बस दो सभी से आ जाएगा ना। अच्छा, तो काफ़ी मेहनत की है 30-35 सालों में, और
अचानक से ये एक दिन नायक साहब कहीं गए थे, वहाँ पर जो इस प्रकार की ये बच्चों को देखा, उसके बाद से इन्होंने ठान लिया था कि मैं इस प्रकार की एक संस्था चालू करूँगा जिसमें जो आवश्यक सुविधाएं भी मुहैया कराएंगे जो इस प्रकार के मेंटली रिटार्डेड बच्चों लोग के लिए ज़रूरत होती है। और ये मैं कंटिन्यू देख रहा हूँ, एक वो दिन है 30 साल पहले का दिन और आज का दिन है। इतना प्रोग्रेस किया है, खुद की बिल्डिंग, इतना मेहनत किया है नायक साहब ने कि मैं क्या बताऊँ, चाहे वो किसी भी लेवल में हो, सब जगह जा के और ये बिल्डिंग के लिए या फिर क्लासरूम्स के लिए और भी कई सारी चीज़ों के लिए इनका एफर्ट जो है बहुत ही ज़बरदस्त रहा है। थैंक यू। दोस्तों, ताज भोपाली का एक शेर है कि मैं चाहता हूं कि निजाम कोहन बदल डालूं, मैं चाहता हूं कि निजाम कोहन बदल डालूं, फ़कत ये मेरे बस की बात नहीं। उठो मेरे देश के आम इंसानों, ये हजारों के बस की बात है, 2 4 10 की बात नहीं। पर इनिशिएटिव जो है कोई 2 4 10 लेते हैं और फिर लोग जो है आगे बढ़ते हैं। मैं चाहूँगा कि आप में से कोई इम्तियाज, पीछे हमारे साथी हैं जो इसमें हमारे साथ अपने विचार साझा करना चाहें। चूँकि ये बच्चों को संभालना बहुत मुश्किल होता है और आप लोग साल भर कम्युनिकेट करते हैं, किस तरीके से बच्चों से कम्युनिकेट कर पाते हैं, क्या चैलेंजिंग फेस करते हैं? चैलेंजिंग फेस ये होता है कि पहला तो हमको ये देखना, ऑब्जर्वेशन बहुत ज़रूरी होता है कि हमें किस प्रकार का उनको प्रॉब्लम है, पढ़ने में है या पहला तो ऑब्जर्वेशन के बाद हम समझते हैं कि उनको किस प्रकार से क्या ट्रीटमेंट दिया जाएगा, जिसके लिए प्लान बनता है। प्लान में हमारा गोल जो रेडी होता है उसको छोटे छोटे टुकड़ों में बांट के शॉर्ट टर्म गोल्स को लेकर के लॉन्ग टर्म गोल्स को अचीव करते हैं। तो अगर वो शॉर्ट टर्म गोल्स अचीव नहीं हो पाता है तो हम उसको और थोड़ा लंबा पीरियड करते हैं, जिससे कि ये लोग काफ़ी ज़्यादा समझने लगते हैं कि ये है। सो इस प्रकार आगे फिर नेक्स्ट प्रोसेस में जाते हैं और इस प्रकार लॉन्ग टर्म गोल अचीव करते हैं। और नहीं कर पाते हैं तो उसके लिए फिर सीनियर्स से एडवाइस लेकर के फिर हम उसको और अलग से प्रोसेस करते हैं। थैंक यू। मैम, आपसे भी जानना चाहेंगे कि ये आप इस फील्ड को चुने, इन बच्चों के साथ कम्युनिकेट करने का, पढ़ाने का, सिखाने का, तो एक होता है कि मन में ये नहीं आया कि ये बहुत टफ़ है, इनके साथ अगर कम्युनिकेट करना है या फिर पढ़ाना है, हम आम लोगों को भी पढ़ा सकते हैं जो आम बच्चे हैं? हाँ, ये बच्चे को समझने में थोड़ा सा टाइम लगते हैं, कोई हम लोग को देख के समझ में आ जाते हैं जो स्पेशल बच्चे हैं, लेकिन ये बच्चे को नॉर्मल तरीके से पढ़ाने का टेक्निक और स्पेशल बच्चे को पढ़ाने का टेक्निक पूरा अलग होते हैं। पहले हम लोग को बच्चे को समझ में आ जाते हैं, बच्चे को लेवल कैसे है, बच्चे को किस तरीक़े से उसको ट्रीट किया जाए, इसलिए स्पेशलिस्ट के पास ले जाना पड़ता है। उसके बाद हम लोग को उसी हिसाब से गोल बना के उसको आगे बढ़ाते हैं। थैंक यू मैम। और कुछ लोग हैं, उनसे भी जानेंगे। पंकज, इधर थोड़ा सा आप आ जाइएगा, क्योंकि आजकल के यंग लोग जो हैं वो चाहते हैं कि कहीं ना कहीं हम ऐसे स्कूल में पढ़ाएं जो हाई फाई हो, ऐसे जगह हम जाएं जहां लोग जानते हों। लेकिन आप लोग आकांक्षा में पढ़ा रहे हैं और आकांक्षा के बच्चों को जिस तरीके से हम लोग देख रहे हैं संभालना मुश्किल है। तो आप लोग किस तरीके से यहाँ आए और क्या अंदर से खुशी महसूस होती? बेसिकली आई एम अ फिज़ियोथेरेपिस्ट एंड यहाँ पर हम थेरेपीज़ प्रोवाइड करवाते हैं। और यहाँ जो बच्चे हैं वो जो नॉर्मल बच्चे हैं उनसे काफ़ी ज़्यादा अच्छे और अटेंटिव हैं। इट्स लाइक हम जो नॉर्मल बच्चे हैं उनको पेरेंट्स बोलते हैं कि हम बच्चे नहीं संभाल सकते, पर यहाँ आने के बाद पता चला कि जो स्पेशल बच्चे हैं वो ज़्यादा अट्रैक्टिव हैं, वो ज़्यादा अच्छे हैं और उनके पेरेंट्स जितने डेडिकेटेड हैं तो दे मोटिवेट अस टू वर्क विद देम, to work with the special childs so that we can do anything or anyhow we can do for them. That motivates us. कोई और है जो अपनी बात रखना चाहते हो वो हाथ उठाएं। जी, मैं आ रहा हूँ, आप ही के पास आ रहा हूँ। इधर आ जाएं पंकज। यहाँ आकांक्षा आके मुझे पता चला था कि ऐसे भी बच्चे होते हैं। हालांकि मेरी भी बच्ची है जो डेफ ब्लाइंड है, और यहाँ आके मुझे दिखा कि और भी इतने बच्चे, उनको कैसे संभाला जाता है। तो बहुत सारी चीज़ मुझे देखने और जानने के लिए मिली। मैंने जाना कि इनकी एक अलग ही दुनिया है और वो दुनिया में हमें आके क्या सीखने के लिए मिलता है। हमें बहुत कुछ सीखने के लिए मिलता है कि इनको कैसे समझा जाना है, इनको कैसे सिखाना है। ये सारी चीज़ें एज ए स्टूडेंट मैं कहूँगी कि मुझे ये सारी चीज़ें एक नई तरीके से जानने के लिए मिली, जो मुझे बहुत अच्छा लगा। थैंक यू।
और कोई है जो अपनी बात रखना चाहते हो, जिनको आप लोगों में कोई, क्योंकि बहुत जी मैं आ रहा हूँ, आ जाओ पंकज। हेलो, मैं कल्पना हूँ, 3rd सेम की स्टूडेंट हूँ यहाँ बीएड पे। मेरी एक आप देख ही रहे हैं स्पेशल चाइल्ड है ये, डाउन सिंड्रोम। मुझे यहाँ इसका ट्रीट कैसे करना है मुझे पता ही नहीं था जब ये पैदा हुई थी। डाउन सिंड्रोम का डी भी मुझे नहीं पता था कि आखिर बच्चे ऐसे होते क्यों हैं, आखिर ये क्या है, क्योंकि हमारी फैमिली में पहली चाइल्ड ऐसी है, ऐसा पहला कोई दूसरा केस नहीं था। तो मुझे फिर आकांक्षा में जब से आई तब मुझे पता चला कि थेरेपी किस तरह दी जाती है बच्चों को, कि फिजियोथेरेपी क्या होती है, ओटी क्या होता है, स्पीच थेरेपी क्या होती है, रेमेडियल थेरेपी क्या होती है। फिर धीरे धीरे फिर मुझे उसके बाद मुझे पता चला कि हम भी स्पेशल एजुकेटर बन सकते हैं, बच्चों को ट्रीट कर सकते हैं। तो फिर इसीलिए मैं बीएड ज्वाइन किया ताकि मैं अपनी बच्ची के भी काम आऊँ और दूसरे बच्चों को भी सेम ट्रीटमेंट दे सकूँ, इसीलिए थैंक यू सो मच। तो ये बहुत जज्बे का काम होता है। जो यहाँ अधिकतर लोग जो टीचर देख रहे हैं वो उनके अंदर कहीं ना कहीं ममता के भाव है, तभी ये इन बच्चों को वो ट्रीट कर पा रहे हैं, संभाल पा रहे हैं। सर, तो दोस्तों, हम आओ बांटें खुशियाँ जो हमारा प्रोग्राम है उसके लिए आज आकांक्षा स्कूल में है। आकांक्षा जो है बहुत सारी कई तरह की हमारी आकांक्षा होती है, पर साधना नायक जी के मन में ये विचार कभी आया होगा कि हम उन बच्चों के साथ काम करें जो सामान्य बच्चे नहीं हैं, जो थोड़े से बच्चे किन्हीं भी कारणों से, जो जन्म से या किन्हीं भी कारणों से वो बच्चे थोड़े से कम बाकी लोगों से कमतर हैं। पर हम उनको कमतर इसलिए नहीं मान सकते कि जब हम उनको देख रहे हैं या नाचते गाते बहुत सारी एक्टिविटीज़ करते तो हमको लगता है वो तो हमसे, अगर मैंने कहा कि अगर मैं ये ना कहूँ कि मैं किसी स्कूल में हूँ तो मुझे लगेगा कि कोई किसी बड़ी जगह का कोई सोशल कार्यक्रम हो रहा है जिसमें सब बच्चे नाच रहे हैं। तो साधना नायक जी बहुत लंबे समय से, ये 30 साल हो रहा है इस संस्थान को, और ये लगातार एक चुनौती की तरह इसमें हो रहा है। बहुत सारे लोग इसमें सहयोग भी करते होंगे। तो हम साधना जी से जानना चाहते हैं कि साधना जी, ये जो आप ये काम कर रही हैं इसकी प्रेरणा आपको कहाँ से मिली, आपने किस तरह इसकी शुरुआत की, थोड़ा हमारे दर्शकों को आप बताएंगे। नमस्कार, मैं सबसे पहले बताना चाहूँगी कि इसके प्रेरणा स्रोत मेरे पति श्रीमान के नायक जी हैं, जिन्होंने ये एक उनके फ्रेंड की बेटी थी जिसके लिए ये इंस्टीट्यूट उन्होंने शुरू किया। वह इसमें काम करते थे। पहले तो मुझे लगता था कि क्या उल्टा सीधा काम कर रहे हैं, लेकिन धीरे धीरे मुझे इसमें रुचि आने लगी और मैं भी उनके साथ कदम से कदम मिलाकर इसमें सहयोग करने लगी। 30 साल मैं हाउसवाइफ थी। उसके बाद मुझे ये इंस्टीट्यूट संभालने के लिए मैंने एक प्रोजेक्ट आया रीच इंडिया का, उसमें मुझे प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेटर की पोस्ट मिली। तब मैंने ये इस चीज़ को समझा, फिर फाउंडेशन कोर्स किया, फिर मेंटल रिटार्डेशन में मैंने बीएड किया, एमएड किया और अभी मेरी पीएचडी चालू है। तो मेरे प्रेरणा स्रोत मेरे पति ही थे, उन्हीं की उससे मैं इस क्षेत्र में आई हूँ। जी साधना जी, ये ठीक है, आपके पति ने आपको प्रेरणा दी। बहुत सारे लोगों के पति जो हैं बहुत सारे काम करते हैं, पर उनकी जो स्त्रियां हैं वो उस तरह से उसको फॉलो नहीं करती। ठीक है, पति आपकी प्रेरणा स्रोत थे, पर आपके भीतर भी ये कहीं ना कहीं जज्बा रहा होगा कि ये काम बहुत अच्छा है, ये मानव सेवा का काम है, इसलिए आपने टाइम दिया। बिल्कुल सही। मुझे उनका काम देख देख के ऐसे लगता है कि ये बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, और वो एक्चुअली जॉब में थे और जितना समय इंस्टीट्यूट को देना चाहिए वो नहीं दे पाते थे। तो इस कारण से मैंने कहा यदि मैं खुद इनके साथ इन्वॉल्व होंगी, ये इनका ड्रीम प्रोजेक्ट है, तो मैं उसको आगे ले जा सकती हूँ। जी दोस्तों, उर्दू का एक शेर है कि मैं अकेला ही चला था जानिबे मंजिल, मगर लोग मिलते गए और कारवां बनता गया। तो अभी हमने देखा कि बहुत सारे लोग अभी साथ में थे हमारे साथ में। यहाँ पर हम जब बैठे हैं तो दो सहयोगी जो इस संस्थान में सक्रिय हैं, डॉक्टर धाबलिया, मैं इनको बहुत अरसे से मेरी जान पहचान है, पर मुझे अच्छा लगा कि डॉक्टर का एक डॉक्टर, वैसे भी हमने देखा कोरोना में कि डॉक्टर किस तरह ईश्वर की तरह प्रकट होते हैं, पर यहाँ देखकर मुझे बहुत अच्छा लगा और बहुत अरसे बाद उनसे मिलना हुआ। मैं चाहूँगा कि वो भी कुछ बताएं। ये मेरी खुशनसीबी है कि इस प्रोजेक्ट के साथ मैं के नायक जी के साथ शुरू से जुड़ा हुआ हूँ।
हम लायंस क्लब के सब सदस्य हैं और लायंस क्लब में जब भी कोई प्रेसिडेंट बनता है तो हम कोई ना कोई नया प्रोजेक्ट लेते हैं। तो हुआ ये कि जब मैं अध्यक्ष था तो हमने एक स्पोर्ट्स क्लब बनाया था, लायंस स्पोर्ट्स क्लब। हम वहाँ पर सब इकट्ठे होते थे, खेलते थे। और जैसा कि साधना भाभी ने बताया कि एक इनके दोस्त की बच्ची थी जो कि जिसको मेंटल रिटार्डेशन था और उसे कोई यहाँ पर प्रॉपर स्कूल नहीं था उसके लिए। तो एक सोच आई कि हम लायंस क्लब में ही इसको अपना एक प्रोजेक्ट लेते हैं। और उस समय हमने स्पोर्ट्स क्लब में सब चर्चा की और हम सब सभी साथियों ने सोचा कि हाँ, ये बहुत अच्छा प्रोजेक्ट है और लेना चाहिए। और इस प्रोजेक्ट में मैं शुरू से उनके साथ जुड़ा हुआ हूँ, ये मेरी खुशकिस्मती है। जी डॉक्टर साहब, आप चूँकि आप एक डॉक्टर भी हैं, आप इससे जुड़े हैं, तो आपको क्या लगता है कि इसमें से जो बच्चे यहाँ आते हैं बाद में क्या वो आत्मनिर्भर बन पाते हैं? क्या वो बाकी बच्चों की तरह अपने जीवन को जी पाते हैं? देखिए, ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है। इसमें ना जो विकलांगता रहती है या इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी कहते हैं, अब पहले इसे मानसिक माने मेंटल रिटार्डेशन कहते थे। अब इसकी परिभाषा, जैसे मोदी जी ने इसे दिव्यांगता कहा है ना, वैसे अब इसका एप्रोप्रिएट टर्म लर्निंग डिसेबिलिटी है ना। तो अब इसमें यह है कि इसमें अलग अलग कैटेगरीज रहती है। एजुकेबल रहते हैं जिसमें बहुत कम रिटार्डेशन रहता है, उनको एजुकेबल हैं, उनको हम 11-12 तक एजुकेट करके रिहेबिलिटेट कर सकते हैं। माइल्ड है उनको भी कर सकते हैं, वो मॉडरेट और सीवियर है ना। इनके लिए फिर है ना वोकेशनल कार्यक्रम होते हैं, तरह तरह के स्किल डेवलपमेंट इनको कराया जाता है और स्किल डेवलपमेंट करा के इनका प्लेसमेंट कराया जाता है। मगर जो एकदम सीवियर केसेस हैं उनका प्लेसमेंट होना बड़ा मुश्किल रहता है। तो दोस्तों, सिम्मी श्रीवास्तव को बहुत जगह आप देखते हैं, वो बहुत जगह मैं उनके साथ मेरा बहुत लंबा परिचय है और उनके हस्बैंड जो है थिएटर में भी मेरे साथ जुड़े रहे हैं, तो मैं उनको बहुत सारी गतिविधियों में देखता हूँ। निदा फाजली का एक शेर है कि सबकी पूजा अलग अलग है, अलग अलग है रीत, मस्जिद जाए मौलवी और कोयल गाए गीत। तो सिम्मी जो हैं और उनके हस्बैंड दोनों को मैं देखता हूँ कि जिस तरह से वो समाज सेवा के काम में रहती हैं और ये आकांक्षा से वो जुड़ी हैं साधना नायक जी के साथ, डॉक्टर दावलिया के साथ, जिस तरह वो काम कर रही, तो चूँकि वो बहुत और भी जगह काम करती हैं, तो यहाँ आप किस तरह से फील करती हैं और किस तरह से आप जुड़ी? नमस्कार, मैं डॉक्टर सिमी श्रीवास्तव। मैं सब में पहले धन्यवाद दूंगी नायक सर का, क्योंकि नायक सर ने एक छोटा सा बीज बोया था आकांक्षा का और शुरू से हम लोग जुड़े हुए हैं नायक सर से, और वो बीज आज इतना बड़ा वृक्ष बन जाएगा, इतने फल देगा और उसकी छाया से बहुत लोगों को फ़ायदा हुआ। क्योंकि नायक सर का जो एक सपना था उसको साकार करने के लिए एक जो टीम वर्क थी लाइन मेंबर्स के साथ में, और ये जो टीम वर्क एक बहुत अच्छा सा आज सफलतापूर्वक 30 सालों में बहुत सारी उपलब्धियां लेते हुए आगे बढ़ रहे हैं और आगे और बढ़ते रहेंगे। मैं उस समय पर जब 1994 में ये संस्था का बीज बोया गया था, नामांकन इसका किया गया था आकांक्षा, और उस समय पर 14 बच्चे थे, जिसके कारण हम लोग ऐसा लगते थे कि संसाधनों की कमी है, हमारे पास में सपोर्ट नहीं है, गाइडेंस नहीं है। तो मैं अकेली एक प्रशिक्षित शिक्षिका जो हैदराबाद से ट्रेनिंग लेके आई थी, तो उसका भी नायक सर ने बहुत अच्छे से सदुपयोग किया और हमने उसको धीरे धीरे करके एक टीचर ट्रेनिंग कोर्स बनाया। उसके बाद आगे चल के उसको हमने एक नेशनल ट्रस्ट से एक स्टेट नोडल एजेंसी सेंटर बनाया है, और जिसके कारण आज कितने सारे दिव्यांगता से ग्रसित बच्चे, उनके माता पिता, उनको प्रशिक्षण देना और उनके लिए कार्य करना, गवर्नमेंट के साथ हाथ से हाथ मिला के काम करना, ये पूरा एक बहुत बड़ा स्वरूप 30 सालों का निचोड़ है, बहुत बड़ी कहानी है। और आकांक्षा परिवार के साथ में लायन मेंबर्स का बहुत बड़ा सहयोग है, जिसके कारण आज ये उपलब्धियां हमको मिल रही। तो दोस्तों, हमारे साहित्य में, कला में, संस्कृति में एक नायक की कल्पना होती है कि एक नायक कैसा होना चाहिए। तो हमारे साथ के नायक है। मुझे लगता है कि अगर एक नायक को कैसा होना चाहिए तो वो के नायक की तरह होना चाहिए। मैं नायक जी से पूछूंगा कि इतना अच्छा काम किस तरह से प्रेरणा हुई, किस तरह से आप इसको जूझ रहे हैं, इसमें किन लोगों ने, ऐसे बहुत सारे नाम होंगे
जिन्होंने इसमें कहीं ना कोई आहुति दी हो या जो इसको सहयोग कर रहे हैं? पहले तो मैं ये बताना चाहूँगा कि ये विचार जब आया तो उसका स्वरूप क्या था। मैं ऐसा मेरा सोचना है कि हृदय में आत्मा निवास करती है और उस आत्मा से आवाज़ निकलती है, और जब मैंने उस प्याली को देखा तो मेरे हृदय से मेरी आत्मा ने ये आवाज़ दी कि ऐसे बच्चों के लिए एक संस्थान खड़ा करना चाहिए, और आकांक्षा की परिकल्पना उस आत्मा की आवाज़ के दम पर की गई। अब अगर 30 सालों के सफ़रनामे को देखते हैं तो एक शख्सियत जो अदृश्य है, जो उस पूरी यात्रा में पहले दिन से लेकर और आज तक मेरे साथ चल रही है और भविष्य में भी चलती रहेगी और जीवन की अंतिम सांस तक चलती रहेगी, वो है अप्रत्यक्ष ईश्वरीय शक्ति। वही एक ईश्वरीय शक्ति है, क्योंकि जब भी हम आकांक्षा के लिए कुछ भी सोचते हैं, वो व्यक्ति, वो संस्था, वो सामान, वो खुद ब खुद सामने आकर खड़ा हो जाता है। अगर मैं ये कहूँ कि शायद वही मेरी क्रेविंग थी, इसलिए सुभाष जी अपने दलबल सहित आज अपने आप बगैर किसी आमंत्रण के इस कार्यक्रम में पहुंच गए। उसी तरीके से कल्पना की गई, मन में विचार आया, इसलिए माननीय श्री अजीत जोगी जी ने इस ज़मीन को 1 रुपये फुट में दिया। श्री M.K. राउत साहब का नाम लेना बहुत ज़रूरी है कि कोई कागज नहीं, कोई संस्था का बैकग्राउंड नहीं, और वो ये कहें कि ये ज़मीन आरक्षित की जाती है और की होगी, और इस 77,000 फुट ज़मीन को एक कलेक्टर कागज़ दे दे और उसके बाद की सारी प्रक्रिया हों। शायद ये सृष्टि में बहुत रेयर एग्जाम्पल होंगे। आप अवैध कब्जा कर सकते हैं, वैध कब्जे के लिए कागज़ देना बहुत हिम्मतदार कलेक्टर ही कर सकता है। फिर जब हम बिल्डिंग बनाना शुरू करें और हमारी जेब में एक पैसा ना हो, तब बजरंग अग्रवाल जैसे उद्योगपति खड़े हो जाएं और बोले किसी के आगे हाथ मत फैलाना, सारा पैसा मैं दूंगा, और वो धीरे धीरे करके 8 करोड़ रुपए इस बिल्डिंग को बनाने के लिए दे दें, ये ईश्वरीय चमत्कार ही है। जब हम ये बिल्डिंग बना लें और हम कल्पना करें कि इस बिल्डिंग का उद्घाटन करने के लिए या तो APJ अब्दुल कलाम आए और या अमिताभ बच्चन आए, और अब्दुल कलाम चलकर आकांक्षा आ जाएं, ये ईश्वर ही कर सकता है। और इसी तरह की कहानियों से भरा है हमारा 30 साल का सफ़र, और उस जश्न को मनाने के लिए आज हम इकट्ठा हुए हैं, और सुभाष जी और सुबोध सिंघानिया खुद चलकर आ जाएं, ये ईश्वरी चमत्कार है। तो दोस्तों, गांधी जी का एक भजन है कि वैष्णव जन तो तेने रे कहिए जो पीर पराई जाने रे। तो मुझे लगता है कि जो दूसरों की पीर समझता है वही दरअसल ईश्वर को समझता है, और ईश्वर कुछ ऐसा कुछ नहीं होता। सारे धर्म यही कहते हैं कि आप मनुष्य की, प्रकृति की सेवा करो। और ये जो पूरी टीम है जिस तरह से काम कर रही है, जिन बच्चों के बीच में काम कर रही है, ये निश्चित रूप से बहुत सारी खुशियां बांट रही हैं। उन खुशियों में हम भी थोड़ी सी हिस्सेदारी एशियन न्यूज़ के माध्यम से कर रहे हैं।